the direction of induced EMF, always try to oppose the cause producing it. ठीक है ना। अगर हमें क्वेश्चंस आते हैं लेंज लॉ के क्वेश्चन, तो बेसिकली पूछते क्या है वो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन क्या है या इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसे होती है कि वो अपने कॉज को ही अपोज करता है। कोई वजह से, किसी वजह से अगर करंट मतलब फ्लक्स बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ने का अपोजिशन करेगा। वो अपोजिशन करने के लिए हो सकता है कि रिपल्शन फोर्सेस क्रिएट करे, है ना, या ऑब्जेक्ट दूर जा रहे हैं तो अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करे ताकि ऑब्जेक्ट साथ में ही रहे। तो ये भी अपन ने लास्ट क्लास में देखा था, मैंने कुछ केसेस बताए थे जिसमें एक लूप था, लूप के पास में मैग्नेट को लेके आ रहा था, मैग्नेट को दूर ले जा रहा था। तो जब मैं मैग्नेट को दूर ले जा रहा था तो मैग्नेट पे अट्रैक्टिव फोर्स लाने के लिए लूप डिसिमिलर पोल बन रहा था, और जब मैग्नेट को पास में ला रहा था तो मैग्नेट को रिपेल करने के लिए सिमिलर पोल बन रहा था मैग्नेट का, है ना। तो उससे भी अपन देख सकते हैं। तो कई क्वेश्चन आएंगे ऐसे आपके सामने। अब अपन, क्योंकि बेसिक्स तो सारा थ्योरेटिकल पॉइंट तो सारे कवर कर चुके हैं, बेसिकली इस चैप्टर के अंदर सबसे बेसिक चीज होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और उसका अपन ने जो कॉन्सेप्ट है फैराडेस लॉ वो कवर कर लिया है, और ईएमआई में जो दूसरी चीज होती है लेंज लॉ वो भी देख लिया है। तो हम केसेस देखते हैं क्वेश्चंस के कि क्या क्या क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। यस सर। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें कि बस आपको ईएमएफ पूछ लेते हैं कि भैया लूप में ईएमएफ कितना डेवलप हो रहा है। जो भी अपन को लूप या सर्किट दे दिया उसमें ईएमएफ पूछ लेते हैं। तो ईएमएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे कि फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पर अब देखो मैंने माइनस साइन लगाया है। ये माइनस साइन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि ईएमएफ की डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स को अपोज करती है। वो समझाने के लिए कि ईएमएफ की डायरेक्शन फ्लक्स चेंज के अपोजिशन में है, इसलिए माइनस साइन लगाया। ये माइनस साइन क्यों आया है, दिस इज बाय लेंज लॉ, बाय लेंज लॉ। तो पहले मैंने आपको है ना इसका मैग्नीट्यूड दिखाया था, मॉड ऑफ ईएमएफ इक्वल टू मॉड ऑफ d∅ by dt। अब मैं आपको ईएमएफ की डायरेक्शन भी बता रहा हूँ इस इक्वेशन में, इस एक्सप्रेशन में मैंने आपको ईएमएफ की डायरेक्शन भी बता दी। तो ईएमएफ निकालने के लिए ये करेंगे। अच्छा, जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, फ्लक्स कैसे निकलता है। अगर किसी प्लेन एरिया से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालना हो, प्लेन एरिया से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स निकालना हो, तो वो आता था, याद करिए, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। जस्ट एक समझने के लिए एग्जांपल ले लिया मैंने, है ना। अच्छा, बी डॉट ए, इसको अपन लिख सकते हैं बी का मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड इनटू इनके बीच का एंगल का कॉस, इनके बीच के एंगल का कॉस, ऐसा लिख सकते हैं। तो फ्लक्स बदलने के लिए या तो कोई मैग्नेटिक फील्ड बदल दे, या कोई एरिया बदल दे, या कोई एंगल बदल दे, या तीनों चीज बदल दे, या कोई भी दो चीज बदल दे ना। एटलीस्ट इन तीनों में से एक चीज तो चेंज होना चाहिए विद टाइम, तभी फ्लक्स चेंज होगा। एम आई राइट? यस सर। है ना। तो आप क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं जिसमें अलग अलग सिचुएशन हो, किसी में बी चेंज हो रहा हो विद टाइम, किसी में एरिया चेंज हो रहा हो विद टाइम, किसी में एंगल चेंज हो रहा होगा विद टाइम। तो अपन एक एक ऐसा एग्जांपल देखते चलते हैं। चलिए, तो एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन बताते जा रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन अपन लेते हैं, एक हमारे पास एक लूप है जिसकी रेडियस आपको दे दी मैंने ए रेडियस का लूप है। इसके अंदर है ना एक वेरिएबल पोटेंशियल का सोर्स लगा हुआ है, और इस लूप में एक रेजिस्टेंस भी है। इस लूप में आर रेजिस्टेंस है और इसमें एक वेरिएबल पोटेंशियल का सोर्स लगा है। सोर्स की जो पोटेंशियल की इक्वेशन है वो मैंने दे दी आपको v नॉट साइन ओमेगा टी। सोर्स के पोटेंशियल की मैंने इक्वेशन दे दी आपको, यहाँ पे जो सोर्स का पोटेंशियल है वो v नॉट साइन ओमेगा टी है। अब क्या करा, इस लूप के सेंटर पे मैंने एक और लूप रख दिया, इसके अंदर भी रेजिस्टेंस है। इसकी रेडियस मैंने दे दी b, और इसके अंदर का जो रेजिस्टेंस है वो मैंने आपको दे दिया स्मॉल आर। इसके अंदर का रेजिस्टेंस मैंने आपको दे दिया स्मॉल आर। ठीक है, तो एक बड़ा लूप है, एक छोटा लूप है। बड़े लूप की रेडियस a है, छोटे लूप की रेडियस b है, और a और b का रिलेशन ये है। अब क्योंकि बड़े लूप में पोटेंशियल जो वो वेरिएबल है, तो इसमें करंट भी वेरिएबल आएगा। करंट वेरिएबल आएगा तो इसकी वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी वेरिएबल आएगी। एम आई राइट? तो किसी लूप के सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो करंट पे डिपेंडेंट होती है। करंट वेरिएबल आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरिएबल आएगी। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? यस सर। है ना। अब मैग्नेटिक फील्ड बदलेगी तो ऑफ कोर्स फ्लक्स चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो आपसे मैंने वही पूछ लिया कि छोटे लूप में ईएमएफ इंड्यूस कितना हो रहा है और इसमें रेजिस्टेंस दिया है, तो करंट भी बताओ। फाइंड ई इंड्यूस्ड, ई मतलब ईएमएफ, हाँ, एंड करंट इंड्यूस इन स्मॉल लूप।
इस छोटे से लूप में कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, करिए बताइए इसको। करिए क्वेश्चन। क्वेश्चन समझ तो गए आप? क्वेश्चन में किसी को कोई समस्या? किसी भी बच्चे को क्वेश्चन में कोई डाउट? सर ये रेजिस्टेंस पूरे लूप का है कि उधर अपन ने लगाया है? हाँ, आप समझ लो पूरे लूप का है या किसी भी जगह पर भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों चीज मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ओके सर। लोकेंद्र, आपको सब चीजें क्लियर? लोकेंद्र? Yes, sir. गुड। ऋषिका वैद्य, आपको क्लियर? Yes, sir. वेरी गुड ऋषिका। सुमित मिश्रा, मिश्रा जी बताइए, क्वेश्चन क्लियर? यस सर, क्लियर। यस सर। क्लियर है, चलो बढ़िया, करो फिर। इतनी देर में तो हो जाना चाहिए था, मुझे ऐसा लगता है कि आपको इतना आता है कि इतनी देर में तो कर सकते थे। अच्छा, बड़े लूप में करंट कितना आएगा, क्या मुझे इसका करंट बता सकते हो आप? बोलिए। V by R। V बाय आर, बिल्कुल सही। तो बड़े लूप में जो करंट होगा उसको बोल देंगे पोटेंशियल, जो भी है V नॉट साइन ओमेगा टी बाय रेजिस्टेंस ऑफ द लूप। लूप का तेरे तो रेजिस्टेंस मैक्सिमम करंट आएगा ना? नहीं बेटा, जो भी पोटेंशियल है उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो करंट आ जाएगा। पोटेंशियल जैसा भी हो, एक रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी तो ये होती है ना, रेजिस्टेंस में करंट, उसका पोटेंशियल ड्रॉप बाय रेजिस्टेंस कर दो। यस सर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस में करंट आ गया, ये पूरे इस लूप में करंट आ गया। अच्छा, इस लूप का करंट पता है तो इसकी वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? इसके सेंटर पे यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी? म्यू नॉट आई अपॉन 2a। म्यू नॉट आई अपॉन 2a, वेरी गुड। अच्छा, ये अगर फील्ड बन रही है तो छोटे से लूप के एरिया से कितना फ्लक्स होगा? फ्लक्स क्या लिख सकते हैं अपने? पाई a स्क्वायर इंटू b। बिल्कुल सही, हम मान सकते हैं ना कि जो सेंटर पे फील्ड है वो लगभग पूरे एरिया पर है इसके, क्योंकि इसका एरिया बहुत छोटा सा है, इसका लगभग सारा ही एरिया सेंटर पर ही है। इसकी रेडियस क्योंकि बहुत कम भी है क्वेश्चन में, तो मैं डायरेक्ट मैग्नेटिक फील्ड को मल्टीप्लाई कर दूं एरिया से तो मुझे फ्लक्स मिल जाएगा। और ये छोटा सा एरिया का वेक्टर भी परपेंडिकुलर और बी भी परपेंडिकुलर। हमने करा था ना एक क्वेश्चन में पिछली क्लास में, एक बड़े लूप के एक्सिस पे छोटा लूप दिया था, तो वैसी चीज मैं यहाँ भी कर सकता हूँ। आया क्या समझ में ये? यस सर। यस सर। म्यू नॉट बाय बी स्क्वायर अपॉन 2a इंटू आई, और आई की वैल्यू रख देता हूँ मैं, म्यू नॉट बाय आर इंटू साइन ओमेगा टी। क्या है, फ्लक्स टाइम के साथ वेरिएबल है। यस सर। Yes, तो sir. अब मुझे ईएमएफ अगर निकालना हो तो कैसे निकालूं? डिफरेंशिएट। माइनस साइन लगा के, अब देखो साइन भी पता है आपको ईएमएफ का, तो माइनस लगाना याद से, तो माइनस dy/dt कर दो, तो उसको जब डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, इसमें सारे कांस्टेंट लिख दूं पहले बाहर? यस सर। बोलो जल्दी से, डिफरेंशिएट करके क्या आएगा? टाइम के साथ डिफरेंशिएशन करना है, टाइम के साथ, इसमें टाइम के साथ केवल साइन वाला टर्म है, उसका ओमेगा कॉस Omega cos omega t. बहुत बढ़िया, ओमेगा कॉस ओमेगा टी। तो ये आ गया अपने पास ईएमएफ, ये आ गया ईएमएफ। अच्छा, कोई इंड्यूस करंट पूछे तो डिवाइड बाय आर। इसका रेजिस्टेंस, भाई छोटे से लूप में इतना ईएमएफ आ रहा है और छोटे से लूप का रेजिस्टेंस छोटा आर दिया है, तो उसको छोटे आर से डिवाइड कर दो, आ जाएगा हमारे पास इंड्यूस करंट। क्लियर? Yes, sir. चलो समझे अच्छे से क्वेश्चन को, मैंने क्या कराया था यहाँ पे।
क्या क्वेश्चन आया समझ में अच्छे से? यस Yes. सर। यस सर। चलो अगला Yes, क्वेश्चन। दिस इज अ कंडक्टिंग वायर फ्रेम, उस पे एक रॉड रखी है वो भी कंडक्टिंग है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है। एक रॉड रखी है वो भी कंडक्टिंग है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आर है, और पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो मैंने क्रॉस से दिखाई है मतलब इनटू द बोर्ड है, क्रॉस से दिखाई है मतलब इनटू द बोर्ड है। कितनी है? बी। पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है बी। इस पूरे स्पेस में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रही है बी। ठीक है, क्या हुआ, इस रॉड को हमें ना कांस्टेंट स्पीड से मूव कराने लग गए। इस रॉड को कांस्टेंट स्पीड से मूव करा रहे हैं, v मैंने कांस्टेंट दे दिया, तो कोई क्या कर रहा है, इस रॉड को ना धीरे धीरे खींच रहा है, कांस्टेंट स्पीड से पुल कर रहा है। और ये रॉड हमेशा है ना इस फ्रेम पर रखी हुई है, तो इसके रॉड के फ्रेम के बीच में कांटेक्ट है हमेशा, ऐसा नहीं कि कांटेक्ट नहीं है। तो आपको मैंने पूछ लिया कि इस सर्किट में इंड्यूस करंट क्या आएगा या रेजिस्टेंस में इंड्यूस करंट क्या आएगा, बताइए। आई इंड्यूस्ड इन रेजिस्टेंस, बताइए, करिए कोशिश एक बार। ये इधर वाला क्वेश्चन हटा देता हूं जब तक ना, किसी को इसका पूछना है तो पूछ लीजिए जब तक। नहीं पूछना है तो सर हटा देते। रॉड की लेंथ एल। हाँ सॉरी, रॉड की लेंथ एल भी ले लीजिए बच्चों, हाँ वो देना पड़ेगी मुझको। रॉड की लेंथ एल ले लीजिए, है ना, और कुछ जरूरत है क्या? मुझे और कुछ तो नहीं लग रहा है जरूरत। चलिए यस सर। यस सर, हो गया। हो गया, चलिए जस्ट सेकंड। ओके चलिए सॉल्व करते हैं इसे। एक हमारे पास ये जो लूप दिया है, इसमें मान लेते हैं कि किसी समय पे रॉड की यहाँ से डिस्टेंस x है, किसी समय पे रॉड की यहाँ से डिस्टेंस x है। तो मुझे रॉड और रेजिस्टेंस के बीच में जो लूप बनते दिख रहा है उसका एरिया क्या है, बताइए। ये जो एक कंप्लीट मुझे लूप दिख रहा है, इसका एरिया क्या दिखेगा मुझे? L into X. L इंटू एक्स, वेरी गुड, है ना। यहाँ पे जो एरिया दिख रहा है मुझे दिख रहा है L इंटू एक्स। अब इस एरिया से फ्लक्स कितना पास करेगा, बताइए। B into L into X. है ना, ये प्लेन एरिया है तो सिंपली B इंटू एरिया कर देंगे तो B LX हो जाएगा। अब यहाँ पे चेंज कौन सी चीज हो रही है टाइम के साथ? एरिया चेंज हो रहा है, देखो जैसे से रॉड दूर जाएगी वैसे से एरिया चेंज होगा ना। Yes, sir. ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड बदलवा के दे दी थी, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड का चेंज दे दिया था। यहाँ पे देखिए एरिया बदल रहा है, तो ये एरिया चेंज होने का एग्जांपल हो गया एक तरह से। तो फ्लक्स होता है B इंटू एरिया, B LX हो गया। अब मुझे फ्लक्स का रेट ऑफ चेंज निकालना है, तो EMF जो होना चाहिए वो होना चाहिए माइनस d पाई बाय dt। इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो सारे कांस्टेंट बाहर रखो, तो x का डिफरेंशिएशन आएगा टाइम के साथ। बताओ x किस रेट से चेंज हो रहा होगा? बिल्कुल सही बच्चों, मेरे पास कई सारे आंसर आ रहे हैं। v आएगा, भैया रॉड चल रही है तो उसकी वजह से तो x बदलेगा, x का रेट ऑफ चेंज v तो होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने।
है ना, तो उसको BLV लिख देंगे अपन। और अपन आगे जाके पढ़ेंगे ये इमोशनल EMF भी होता है कुछ, वो अपन देखेंगे आगे जाके, अभी फिलहाल इतना ही रहने दो, समझो, है ना। तो EMF आ गया माइनस BLV। अब मुझे करंट चाहिए, तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, इस लूप के अंदर मुझे EMF पता चल गया कितना है, तो इस लूप में एक ही रेजिस्टेंस R, उसको R से डिवाइड कर दो, तो करंट हो जाएगा सिंपली EMF बाय R। ये जो माइनस साइन है ये बता क्या रहा है, डायरेक्शन बता रहा है, करंट की डायरेक्शन क्या है, सोर्स से करंट की डायरेक्शन क्या है। बताइए, इस रॉड को जब मैं उधर ले जा रहा हूँ तो होगा क्या, फ्लक्स बढ़ेगा कम होगा, बताइए, बढ़ेगा सर। किस बढ़ेगा डायरेक्शन का फ्लक्स, किस डायरेक्शन का फ्लक्स, डाउनवर्ड। हाँ, इनटू द बोर्ड, है into ना। the हमेशा Yes, दो sir. चीज देखना चाहिए हमेशा, कि फ्लक्स की डायरेक्शन क्या है और वो बढ़ रहा है कि कम हो रहा है। फ्लक्स की डायरेक्शन अंदर है, तो राइट हैंड की फिंगर्स को, राइट हैंड के थंब को अंदर रखो। अब बढ़ रहा है वो, तो उसे अपोज करना है, तो उल्टा फ्लक्स बनाओ। उल्टा फ्लक्स के लिए सीधे हाथ की उंगलियों के हिसाब से करंट आ जाएगा, ऐसे करंट आएगा, तो करंट इंड्यूस ऐसा होना चाहिए, इसमें इस तरह का इंड्यूस करंट आना चाहिए। आया, करंट की डायरेक्शन निकालते हैं। आप सबसे पहले देखो फ्लक्स किस डायरेक्शन में, फ्लक्स इस डायरेक्शन में, फिर देखो कि फ्लक्स बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, तो यहाँ फ्लक्स बढ़ रहा है, तो बढ़ना है तो उल्टा कर दो, अपोजिशन करो, तो फिर सीधे हाथ की उंगलियों के साथ ऐसा करंट आ जाएगा। क्लियर? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, मेरे पास एक वायर फ्रेम है, ये एक वायर फ्रेम दिखाई है मैंने, ये जिसका जो एरिया है वो A है, तो मैंने एक वायर फ्रेम दिखाई है जिसका एरिया A है, और इस वायर फ्रेम को है ना हमने एक फील्ड के रीजन में रखा है, देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म फील्ड है B, पर इस वायर फ्रेम को हम घुमा रहे अलोंग दिस एक्सिस, इस एक्सिस के वर्ड से घुमाया जा रहा है, तो उसको घुमाएंगे ना, तो अगर सामने से देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वो वायर फ्रेम पहले ऐसे थी, और उसको घुमाया जा रहा है ना, तो उसकी वजह से ऐसे घूमते जाएगी, सामने से देखोगे तो ऐसा दिख रहा होगा आपको, समझे क्या? यस सर। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है B, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मतलब वो समय के साथ बदल नहीं रही है। अब इस वायर फ्रेम के अंदर देखिए, क्योंकि घूम रहा है तो उसका फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो उसमें ईएमएफ आएगा, तो इसमें क्या ईएमएफ आएगा बताइए, ईएमएफ इन फ्रेम, बताइए कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा होगा। चलिए चलिए ये क्वेश्चन करिए, मैं इधर हटा रहा हूँ।
चलिए, इधर का जो क्वेश्चन दिया था इसका कोई आंसर, क्या बात है, अभी तक किसी का आंसर नहीं आया? क्या बात है, आंसर क्यों नहीं आया अभी तक? देखिए, हम मान लेते हैं कि t इक्वल टू 0 पर जो लूप था, हमारा जो लूप दिखाया क्वेश्चन में वो ऐसा था। ये डायग्राम भी मैंने इसलिए दिया था आपको, t इक्वल टू 0 पे लूप ऐसा है कुछ, एट t इक्वल टू 0 लूप की कंडीशन ये है। तो बताइए, अगर ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है तो किसी समय पे जनरल टाइम पर यहाँ से कितना एंगल घुमा हुआ दिखेगा आपको? कितना एंगल घुमा हुआ दिखेगा? ओमेगा टी। हाँ, बहुत सारे आंसर आएगा मेरे पास, वेरी गुड। ये ओमेगा टी एंगल घुमा हुआ दिखेगा, बिल्कुल सही, ओमेगा टी एंगल घुमा हुआ दिखेगा, है ना। अब ये जो लूप है, जो इसका एरिया वेक्टर होगा इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ऐसा होगा, एरिया वेक्टर ऑफ द लूप। तो एरिया Yes, वेक्टर को मैं लिख सकता हूँ ए, उसका मैग्नीट्यूड ए होगा, एरिया का मैग्नीट्यूड ए और डायरेक्शन ये। अच्छा, जो मैग्नेटिक फील्ड दी गई है क्वेश्चन में वो तो यूनिफॉर्म दी गई है, तो वो तो चेंज नहीं होगी, तो वो मैंने जब वर्टिकली दिखाई थी तो वो तो वर्टिकली रहेगी ना, मैग्नेटिक फील्ड तो Yes, sir. वर्टिकली रहेगी। तो आप देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का जो एंगल है वो बदलेगा। ये एंगल अगर थीटा, ये एंगल अगर थीटा है, ओमेगा टी है ये एंगल, तो ये वाला होगा 90 माइनस ओमेगा टी, तो ये वाला ओमेगा टी होना चाहिए। यस सर। तो अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे बी और ए के बीच के जो एंगल है वो चेंज होगा टाइम के साथ। जैसे जैसे लूप घूमेगा बी और ए के बीच का एंगल चेंज हो रहा है विद टाइम। अभी इस एग्जांपल में मैंने एंगल चेंज करा दिया, मैंने पहले एग्जांपल में बी चेंज कराया था, दूसरे में ए और तीसरे में मैंने एंगल चेंज करा दिया। अब देखो यहाँ पे प्लस क्या लिख सकते हैं भाई, प्लेन एरिया है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो प्लस अपन ने पढ़ा है बी ए इंटू कॉस ऑफ एंगल होता है, और एंगल अब देखिए किसी समय पे ओमेगा टी आ रहा है, तो मैंने सिंपली एंगल को ओमेगा टी लिख दिया, ये फ्लक्स हो गया। तो ईएमएफ, अब फ्लक्स पता है तो ईएमएफ निकाला जा सकता है, वो होता है माइनस डी पाई बाय डी टी, माइनस आगे डिफरेंशिएट कर दो, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन में आएगा तो माइनस यहाँ पे कैंसिल हो गया, बी ए कॉस का डिफरेंशिएशन में ओमेगा बाहर आ गया और साइन ओमेगा टी आया क्या? ये कई बच्चों ने मुझे सही आंसर दिया, बिल्कुल सही विकास, बिल्कुल सही। आया क्या समझ में? Yes, sir. Yes, Okay. sir. अच्छा, ये जो ईएमएफ आ गया, क्या इसका ग्राफ बना सकते हैं हम? सर ये तो इसका टाइम के ग्राफ, साथ चेंज कर रहा है। हाँ, तो क्या समस्या है हमें? टाइम के साथ चेंज कर रहा है तो मतलब क्या, मतलब हम टाइम के साथ चेंज नहीं हो सकता ईएमएफ? यस सर, क्या चेंज नहीं हो सकता टाइम के साथ? हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल सही है ना। इसका टाइम के साथ ग्राफ बना दे अगर, तो कैसा ग्राफ दिखेगा? साइनसोइडल। साइनसोइडल ग्राफ दिखेगा, बिल्कुल सही। तो एक तरह से साइनसोइडल ईएमएफ जनरेट करने का तरीका बताया मैंने आपको। ये देखिए, ये जो ईएमएफ आया है साइनसोइडल है, हाँ, एसी जनरेटर है ये असल में। ये जो आपको बताया मैंने, ये क्या है, एसी को जनरेट करने का तरीका है। तो ये इसका मैक्सिमम ईएमएफ देखो, बी ए ओमेगा आ रहा है, ठीक है, याद रखना है, काम का क्वेश्चन है बहुत बच्चों, ठीक है, ये काम का क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा। एसी जनरेटर है, एसी जनरेटर, अल्टरनेटिंग करंट जो घरों में सप्लाई होता है ना, वो कुछ इसी तरह से जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हम कॉइल को घुमाते, तो कॉइल के अंदर अल्टरनेटिंग ईएमएफ आ जाता है। और याद, ये एक चीज ध्यान रखिएगा, घूमने के जो एंगुलर स्पीड है उस पर भी डिपेंड करता है कि कितना ईएमएफ आएगा, इस चीज का ध्यान दीजिए यहाँ पे, है ना। तो कितना तेजी से घुमा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है ईएमएफ। चलिए, तो ये हमने पढ़ा एसी जनरेटर एक तरह से। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने एक छोटी सी नई चीज इंट्रोड्यूस करी है, बीजी, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर इज अ टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर। क्या करता है ये,
ये कितना चार्ज फ्लो हुआ ये बता देता है। बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की रीडिंग अगर शुरू में 0 है तो थोड़ी देर बाद अगर कुछ सर्किट में चार्ज फ्लो हो रहा है तो चार्ज फ्लो मेजर कर देता है। तो बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर मेजर्स चार्ज फ्लो। ठीक है, बस इतना अपन को समझना है इसके बारे में। बाकी क्वेश्चन समझ लीजिए। एक हमारे पास ट्रायंगुलर लूप है, साइड लाइन देखो एल दी है मैंने उसकी, और वो ये क्रॉस क्रॉस मतलब अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी, क्रॉस सारे एक जैसे बनाए मतलब यूनिफॉर्म फील्ड है। तो ट्रायंगुलर लूप इज पुल्ड आउट ऑफ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्या हो रहा है, ट्रायंगुलर लूप को देखो ये वी दिखाया, मतलब कि इसको इधर खींचा जा रहा है, स्पीड है इसकी वी, ट्रायंगुलर लूप को उधर खींचा जा रहा है। कितनी स्पीड से, वी स्पीड से। ठीक है, पहली चीज पूछिए आपसे, ड्रॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ एज फंक्शन ऑफ टाइम। इस ट्रायंगुलर लूप में इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा तो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इसे प्लॉट करना है। और आप ध्यान से देखो तो देखो एक बाउंड्री दिखाई है मैंने, इस बाउंड्री के इधर इधर देखिए फील्ड है, उधर फील्ड नहीं दिखाई मैंने। इसका मतलब केवल बाउंड्री के इधर फील्ड है और उधर नहीं है ना। तो ट्रायंगुलर लूप धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से बाहर जा रहा है, उस तरफ फील्ड नहीं है तो उधर बाहर जा रहा है वो, उसकी वेलोसिटी उधर। क्वेश्चन समझ में आया? पहला पार्ट समझ में आया क्वेश्चन का, ड्रॉ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। यस सर। सर Yes, sir. हाँ चलिए जल्दी से बताइए मुझे, ग्राफ ड्रॉ करके बताइए क्या आना चाहिए। यहाँ पर भी अपन ने ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाया था, तो आपको आता है ये, तो कर सकते हो आप। चलिए पहले तो ईएमएफ एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बनाना था, वो आया? किसी का भी कुछ आइडिया, कोई ग्राफ बता सकता है मुझे कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, हाइपरबोला, कोई और नेचर का क्या आएगा बताओ। स्ट्रेट लाइन आएगी तो किस तरह की स्ट्रेट लाइन, पैराबोला तो कैसा पैराबोला, कुछ बता पाएंगे? चलो देवेश का आंसर आया है। देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज होती है समझना। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समझना कि क्वेश्चन में क्या हो रहा है। तो धीरे 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 क्या हो रहा होगा बताओ। सर लूप बाहर जा रहा है मैग्नेटिक लूप बाहर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड से, वेरी गुड। तो किसी समय में कितना बाहर चले जाएगा, मान लो इससे टी टाइम बाद देखा तो कितना बाहर चले जाएगा, कितना डिस्प्लेस होगा लूप, ये बता सकते हो क्या? टी समय में कितना डिस्प्लेस होगा? वीटी। वीटी, बहुत बढ़िया। तो डायग्राम बना के बता सकते हो क्या कि वीटी अगर बाहर चले गया तो डायग्राम कैसा दिखेगा? यस सर। कुछ ऐसा होगा क्या? यस सर। यस सर। हाँ, कुछ ऐसा होगा ना। तो वो वीटी बाहर चला गया है। अच्छा तो ये डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? वीटी। वीटी होना चाहिए, बहुत बढ़िया। अच्छा ये डिस्टेंस अगर वीटी है तो मुझे बताओ यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या बचेगी, ये डिस्टेंस क्या बचेगी?
ये कोई मुझे बता सकता है कि? L minus VT by root 3. अच्छा बिल्कुल सही, चलो चेक करता हूं मैं। यहां से अगर मैं वर्टेक्स यहाँ परपेंडिकुलर डालता तो ये डिस्टेंस कितनी थी, ये बता दो चलो मुझे। L root 3/2. L रूट 3/2 है ना, क्योंकि ये एंगल देखिए कितना आएगा, ये देखिए L L L, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम लोग ज्योमेट्री जानते हैं, बचपन से सिखाई है आपको। तो ये एंगल 30 डिग्री आना चाहिए। ये 30 आएगा तो L cos 30 L into cos 30 मतलब L रूट 3/2 आएगा। तो ये डिस्टेंस L रूट 3/2 और ये VT, तो ये बची हुई डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए यहाँ से यहाँ तक की? ये बची हुई डिस्टेंस होना चाहिए L into cos 30 मतलब L रूट 3/2 माइनस VT। यस सर। सही है। और ये डिस्टेंस आ गई तो तुम तो ट्रिग्नोमेट्री जानते हो यार बच्चों, यार ये 30 डिग्री है तो ये तुम साइड निकाल के बता सकते हो मुझको, ये साइड तुम बता सकते हो क्योंकि तुम्हें ये बेस पता है, तो तुमको ये परपेंडिकुलर निकालता जाएगा तुमको tan थीटा से, है ना? यस सर। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी आएगी बताओ, ये इतनी लेंथ कितनी आएगी? इसको मैंने अगर y कहा तो y क्या आएगा? So L in root 3 into L root 3/2 minus VT. हाँ मतलब ये चीज इंटू tan 30 करोगे शायद, है ना? Yes. Yes sir. है ना, ये लेंथ जो भी है L रूट 3/2 माइनस VT इंटू tan 30 कर दोगे, tan 30 होता है 1/√3, चाहो तो Yes, tan 30 बाद में डाल देना। तो ये आ गया वो y। अच्छा ये y है तो सिमेट्री से ये भी y होगा ना? यस सर। Yes, sir. y, हमको ये y पता चल गया। अभी बताओ इस ट्राइंगल का तुम मुझे एरिया बता सकते हो क्या? इस ट्राइंगल का yes, sir. Yes, कितना sir. होगा बताओ? जो Yes, sir. एरिया बचा है अंदर वो क्या आएगा बताओ? Sir, 1/2 into बेस L इंटू root हाइट, 3/2. Yes, sir. बेस 2y और हाइट कितनी है ये रही। ये तो तुम्हें तो एरिया निकालता आ गया। अगर तुम्हें एरिया आ गया तो क्या इसके अंदर से फ्लक्स कितना जा रहा है बता सकते हो? यस सर। बोलो कितना, बोलो। B into this area. B इंटू एरिया, बहुत बढ़िया। तो ईएमएफ कैसे निकालोगे फिर उसके बाद? Differentiate कर देंगे। डिफरेंशिएट कर दोगे तो अब कौन करेगा? हम हम कहते करें. हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो ये y को यहाँ रखना, देखो ये y और ये भी तो वही था, ये L रूट 3/2 माइनस VT, ये वाला एक्सप्रेशन यहाँ पर भी है, तो ये मल्टीप्लाई करके इसका स्क्वायर जैसा बनेगा और फिर डिफरेंशिएट करोगे तो एक एक्सप्रेशन लीनियर एक्सप्रेशन का स्क्वायर है, तो डिफरेंशिएट करके देख लो क्या आएगा, आसानी से लीनियर एक्सप्रेशन बन जाएगा वो, है ना? करो डिफरेंशिएट करके देखो क्या आ रहा है। देवेश बिल्कुल सही कहा, डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन जैसा बन जाएगा। यहाँ पर अब ईएमएफ निकालोगे डिफरेंशिएट वगैरह कर कुरा के, 1/2 का 2 से 2 गया तो दिस बाय दिस, ये 1/√3 इंटू इसका स्क्वायर बचेगा, डिफरेंशिएट करोगे तो 2 टाइम ऑफ दिस बचेगा इंटू टी बी आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास। ये आ रहा है डिफरेंशिएट कर कुरा के ईएमएफ, मेरा तो ये आ रहा है, क्या मैंने सही निकाला है? Yes, sir. ठीक है, तो ये आ रहा है। अब इसका ग्राफ आप बना सकते हो मुझे लगता है आपको, क्योंकि स्ट्रेट लाइन दिख रही है मुझे, तो ये तो कांस्टेंट माइनस b इंटू टी, तो t के साथ लीनियर एक्सप्रेशन है और माइनस लगा मतलब डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, तो डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन दिखा देंगे अपन। ठीक है, चलो तो अच्छे से समझ लो सभी बच्चे, किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो बताइए मुझे। कैसे करा अपन ने क्वेश्चन को, क्या ये पूरा इसका एरिया कैलकुलेट करना समझ में आया? मैंने क्या करा, देखो यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ मुझे पता थी L में से इतना सब्ट्रैक्ट कर दिया VT, तो ये आ गया, ये पता है तो ये निकाला, ये आ गया, तो फिर ये पूरा बेस आ जाएगा, बेस इनटू हाइट करके एरिया, और फिर सब करा था, ज्योमेट्री लगाइए बेसिकली। तो कोई समस्या? No, sir. वेरी गुड। जिसको भी डाउट है तो प्लीज पूछा करिए। एक ऑनलाइन में हमारे साथ बहुत दिक्कत रहती है कि हम आपको देख नहीं सकते,
अगर देखते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि आपको कुछ समस्या है, तो हम पूछ सकते हैं डायरेक्ट। अभी दिखते नहीं हो आप, है ना, तो आप बोलोगे तो भी हम तभी हमको समझ में आएगा। तो प्लीज आपको जो भी समस्या पूछा करिए। क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ Yes, sir. ठीक है, तो आगे बढ़ते फिर। तो अब ये क्वेश्चन हटा रहा हूं मैं, और फिर मैं अब कुछ और डीप चीजों पे चलने स्टार्ट करने वाले हैं अपन। क्या लिखा है देखिए मैंने ऊपर, क्या लिखा है मैंने, बताइए जरा। cause of EMI. हाँ, कॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ईएमआई मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो असल में हमने फैराडेस लॉ पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि जब भी फ्लक्स चेंज हो रहा है ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब क्यों होता है इंड्यूस, ये सोचा आपने कि फैराडे ने बोल दिया, एक्सपेरिमेंट करके उसको पता चला, तो अपन ने मान लिया कि ठीक है होता है, पर क्यों? फिजिक्स में हर चीज का कारण जानते ना अपन, क्यों ऐसा क्यों होता है कि फ्लक्स चेंज करने से ईएमएफ आता है? ऐसा क्यों होता है कि किसी लूप से फ्लक्स चेंज होता है तो उसमें करंट आने लगता है अगर लूप सर्किट कंप्लीट हो तो? क्यों आता है करंट? समझे मेरा क्वेश्चन? यस सर। तो बताइए जवाब। क्या अभी तक इस जवाब के बारे में सोचा कुछ आपने? आपके दिमाग में आया था क्वेश्चन ये? इसका जवाब है हमारे पास दो तरीके से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां भी हुआ, अपन ने जितने भी एग्जांपल देखे और भी जो एग्जांपल देखोगे, तो वहां जितने भी एग्जांपल होते हैं उनको दो कैटेगरी में हम तोड़ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में, कुछ सिचुएशंस में क्या होता है कि मोशनल ईएमएफ जनरेट होता है, कंडक्टर मोशन कर रहा होता है। व्हेन कंडक्टर इज मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड, किसी कंडक्टर का मैग्नेटिक फील्ड में मोशन होता है, तो उस कंडक्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो सकता है, उसमें ईएमएफ आ सकता है। तो एक सिचुएशन ये समझेंगे अपन जहां पे मोशन की वजह से ईएमएफ आता है। फिर हम कुछ सिचुएशन देखेंगे जहां पर एक्चुअली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है जिससे ईएमएफ आता है। मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ अगर बदलती है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड हो अगर आपके पास, तो एसी टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करती है। ये जो कॉन्सेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंडक्शन का, इससे हम समझा सकते हैं कि क्यों लूप्स में करंट आ सकता है। तो बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ सिचुएशन में हम समझा सकते हैं कि करंट क्यों आता है। तो जो भी केसेस होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के, वो दो कैटेगरी में डिवाइड करके हम समझ सकते हैं। कुछ जगह पे कंडक्टर का मोशन है तो मोशनल ईएमएफ आता है, कहीं कंडक्टर का मोशन नहीं है तो मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदल रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड के बदलने से भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से करंट आ जाता है। समझ में आया ये? चलो थोड़ा सा एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो पहले मोशनल ईएमएफ को लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। तो अपना मेन चीज समझने की है मोशनल ईएमएफ। देखिए आप सबने एमईसी चैप्टर पढ़ा हुआ है, तो मुझे बताइए कि अगर मेरे पास एक छोटा सा, एक बहुत ही छोटा सा कंडक्टर का पीस है, मान लो डीएल लेंथ का पीस है, कंडक्टर का डीएल लेंथ का पीस है, ठीक है, इसकी लेंथ डीएल। अच्छा, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ा है, आप जानते हैं व्हाट इज अ कंडक्टर? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वेरी गुड। कंडक्टर के अंदर है ना बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें मैं कुछ दो चार फ्री इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन्स को दिखाने की कोशिश करी है मैंने। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रॉन से अगर ये कंडक्टर मूव कर रहा है, मान लो इसकी कोई वेलोसिटी है, तो इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है तो इनकी भी वेलोसिटी आएगी ना। वो भाई कंडक्टर की कुछ वेलोसिटी, तो उसके अंदर के सारे पार्टिकल की वो वेलोसिटी दे रहे हैं एक्चुअली अपन। यस सही है सर। क्या? है ना? यस सर। और मान लो कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड थी, सपोज मैग्नेटिक फील्ड थी यहाँ अंदर की तरफ, सपोज, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं अब। यस सर। When conductor is moving in magnetic field, the electrons inside the conductor are moving in magnetic field. तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होगा? फोर्स लगेगा सर। फोर्स बिल्कुल लगेगा। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। कितना लगेगा? क्यू कितना भी। लगेगा? QBB sin theta. हाँ, तो इन इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स आएगा, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या आ जाएगा? क्यू बी बी। ये मैंने माइनस क्यों लिखा है यहाँ पे? Electron, sir.
हाँ मतलब QVB में शायद चार्ज को साइन के साथ डालते हैं, मुझे ऐसा Yes, याद sir. है ना। QVB में चार्ज को साइन के साथ डालते हैं। अगर मुझे वेक्टरली निकालना है फोर्स, तो वेक्टरली निकालने के लिए चार्ज को साइन के साथ डालना चाहिए। तो ये आएगा इलेक्ट्रॉन से फोर्स। इसका मतलब इन सब इलेक्ट्रॉन का फोर्स फील हो रहा होगा। जैसे अभी के डायग्राम के हिसाब से V इधर दिखाया, V अंदर दिखाया, V क्रॉस B, ऐसे ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे। आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो ऐसे ऊपर अगर फोर्स लगेगा तो क्या होगा? नीचे अच्छा सॉरी, बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने गलती कर दी। V क्रॉस B ऊपर आया तो इलेक्ट्रॉन पे तो नीचे फोर्स आएगा ना। तो कॉमन जो गलती होती है वो भी मैंने कर दी। सही है ना, नीचे आएगा ना फोर्स। ठीक है। Yes, sir. अच्छा इलेक्ट्रॉन पे नीचे फोर्स लग रहा है तो क्या हो जाएगा बताओ? इलेक्ट्रॉन नीचे डिस्प्लेस हो जाएंगे सर। हाँ क्यों होंगे, क्यों होंगे? और ऊपर के फोर्स लग रहा है ना सर, इसलिए। हाँ, और क्या फोर्स लगता है तो हर चीज चल जाती है क्या? अंदर अंदर क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही होते कंडक्टर के अंदर? नहीं सर, होल्स sir. भी होते हैं, है? पॉजिटिव कर्नल्स भी होते हैं ना सर। हाँ, पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, मतलब जो एटम्स के इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद जो बची हुई चीजें पॉजिटिव आयन वो भी होता है। क्या वो नहीं मूव करेंगे? यस सर, वो ऊपर मूव करेंगे। जी नहीं, अरे कंडक्टर के अंदर थोड़ी आयंस थोड़ी मूव करते, वो तो स्टैटिक रहते ना। आयंस Yes, तो sir. कनेक्टेड एक दूसरे से स्टैटिक है। इलेक्ट्रॉन ही फ्री टू मूव होते कंडक्टर में। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो फ्री टू मूव है। उसके अंदर आयंस जो होते हैं बचे हुए वो तो नहीं मूव करने के लिए फ्री होते। तो यहाँ मूव करने के लिए फ्री सिर्फ इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है। तो कंडक्टर के सारे इलेक्ट्रॉन से फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन नीचे जाने की कोशिश करेंगे और नीचे इकट्ठा हो जाएंगे। तो अगर हम थोड़ी देर बाद देखेंगे तो मुझे हो सकता है कि यहाँ पर है ना इलेक्ट्रॉन्स की मुझे एक इलेक्ट्रॉन्स की एक्सिस दिखे इस एंड में। इस रॉड में सारे इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सिस में आ गए। अच्छा इलेक्ट्रॉन सब नीचे चले गए तो एक तरह से ऊपर की तरफ केवल पॉजिटिव आयन बच जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे फिर पॉजिटिव चार्ज जैसा दिखेगा। सही बात है क्या? है ना। इस कंडक्टर में ऊपर ऊपर हमें पॉजिटिव चार्ज बनते दिख रहा है और नीचे नीचे मुझे नेगेटिव चार्ज आते दिख रहा है। बताइए। यस सर। ठीक है। अच्छा ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्जेस आ गए, पहले तो इस कंडक्टर में ऐसा कोई चार्ज का सेपरेशन नहीं था, है ना, कंडक्टर पूरा न्यूट्रल था। लेकिन अब इस कंडक्टर मुझे दिख रहा है कि ऊपर के एंड पे पॉजिटिव चार्ज है, नीचे के एंड पे नेगेटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अगर है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉजिटिव नेगेटिव की वजह से। यस सर। यस किस सर। डायरेक्शन में आएगी? बिल्कुल Yes, सही कहा, किस sir. डायरेक्शन में आएगी? पॉजिटिव टू नेगेटिव सर। हाँ, तो इन चार्जेस के जनरेट होने की वजह से अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इन इलेक्ट्रॉन पे किस तरह फोर्स लगाएगी बताओ? Sir, in the direction of electric field. अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता Yes, sir. है ना। तो वो फोर्स ऐसा ऊपर की तरफ आएगा। अब मान लो इक्विलिब्रियम आ चुका है, इक्विलिब्रियम आ चुका है। इन इक्विलिब्रियम इलेक्ट्रॉन्स पे एक तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है और ये अपन देखा इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फोर्स है। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स ऊपर की तरफ आने वाला है, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स हमने डिसाइड करा था पहले, समझ में आया था नीचे आने वाला है। तो इक्विलिब्रियम में दोनों बराबर हो गए होंगे। फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड should be equal to force due to magnetic field। इसको B लिख देता हूँ, फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर इक्विलिब्रियम आ गया है तो बहुत जल्दी आ जाएगा। कंडक्टर में ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी ना वो इन इलेक्ट्रॉन्स के नीचे जाने का अपोज कर रही है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स का नीचे का जाने का मोमेंट है थोड़ी देर में खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड दिखेगी जो इलेक्ट्रॉन के नीचे के फोर्स को बैलेंस कर देगी, तो अब और ज्यादा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं चलेगा नीचे। ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में ये हो जाना चाहिए, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज बैलेंस्ड बाय फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? लिखा था अपन ने, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू V क्रॉस B। तो इससे हमें समझ में आ गया कि कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रही है वो कितनी आ रही है? कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी आ रही है, इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है कंडक्टर के अंदर। समझ गए? Yes, sir. समझ में आई?
अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई कंडक्टर के अंदर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा ना? Yes, sir. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाएंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा। तो हम पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालना चाहते, पोटेंशियल डिफरेंस हम निकालना चाहते तो क्या लिखना चाहिए मुझे? E into dx लिखते हैं सर। एक मेरे से गलती हो गई है, मुझसे गलती हो गई है, तुम्हें किसी को पकड़ में आई गलती? तो गलती समझ में आ रही है? मैंने कुछ गलती करी? इक्विलिब्रियम के लिए अगर किसी इलेक्ट्रॉन पे दो फोर्स है तो इक्विलिब्रियम होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? अपोजिट फोर्स होना चाहिए। अपोजिट फोर्स होना चाहिए, है ना? मैंने क्या करा? मैग्नीट्यूड sir. लेना होगा सर। मैंने इक्वल कर दिया दोनों को। डायरेक्शन अपोजिट है तो इक्वल कैसे हो सकते दोनों फोर्स? यस सर। ना, तो यहाँ माइनस साइन आना चाहिए था, तो यहाँ एक माइनस साइन आएगा, यहाँ एक माइनस साइन आएगा। अच्छा, मुझे कैसे समझ में आया वहां पे माइनस साइन आना चाहिए था? मेरे को गलती कैसे समझ में आई, मैं वो भी बता देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पता करा था ना, नीचे आ रही है और v क्रॉस b तो ऊपर आ रहा था, और अभी यहाँ क्या लिखा हुआ था? E इक्वल टू v क्रॉस b, मतलब v क्रॉस b की डायरेक्शन में मैं बता रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड, जबकि वो तो नीचे ही डिसाइड करी थी अपन ने। मुझे समझ में आया कि कुछ गलती हुई, तो वहां से पकड़ में आई इसको। सर मैग्नेटिक फोर्स भी तो नीचे ही है ना सर? मैग्नेटिक फोर्स नीचे पर v क्रॉस b तो ऊपर था ना, अच्छा सर। है ना? चलो, और E वेक्टर देखो ध्यान से, वो v क्रॉस b से उल्टा आया था, तो माइनस साइन होना चाहिए था वहां पे। तो ऐसे मेरे को समझ में आया कि कुछ तो गलती हो गई थी। चलो, तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई होगी वो निकाल दी। अब अभी पोटेंशियल डिफरेंस पूछा था मैंने, तो इसके रॉड के एंड्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ गया होगा? छोटा सा रॉड है तो छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस आया होगा, dl लेंथ ली तो dv आया होगा। क्या लिखेंगे dv को? माइनस E डॉट dl सर। E डॉट dl विद माइनस साइन, ये E वेक्टर तुम्हें पता है कितना है वो रख दो, तो v क्रॉस b डॉट dl, ये आ गया हमारे पास। इस रॉड में कितना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो रहा है। अगर कोई बहुत बड़ी रॉड हो तो उसमें भी पोटेंशियल डिफरेंस हम निकाल सकते हैं, और ये पोटेंशियल डिफरेंस आना है बता रहा है कि रॉड के अंदर ईएमएफ आ रहा है। अगर कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जोड़ दे हाँ, तो उसके अंदर करंट दिखने लगेगा बिकॉज ऑफ दिस पोटेंशियल डिफरेंस। आ रहा है समझ में? यही हमारा ईएमएफ है, यही हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है रॉड के अंदर। जो छोटी सी रॉड का छोटा सा ईएमएफ आया वो आ गया हमारे पास। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को तो मैं आगे पीछे भी लिख सकता हूँ, तो मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ डीएल वेक्टर डॉट वी क्रॉस बी, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो, तो दिस इज हाउ स्मॉल पोटेंशियल डिफरेंस इज डेवलप्ड बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ दिस स्मॉल रॉड। अब ऐसे मेरे पास कोई बहुत बड़ी रॉड होगी जिसका मोशन है, या बहुत बड़ा कंडक्टर है जिसका मोशन है, तो टोटल मोशनल ईएमएफ वो हम निकाल सकते हैं इस छोटे छोटे ईएमएफ का इंटीग्रेशन करके। छोटा छोटा सा सेक्शन में पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, डीएल डॉट वी क्रॉस बी, उसका इंटीग्रेशन करके हम निकाल सकते हैं। अब ये जो इंटीग्रेशन है आसान हो जाएगा अगर अपन सीधी सीधी रॉड ले ले और कांस्टेंट वेलोसिटी से चलाए और उसकी मैग्नेटिक फील्ड भी यूनिफॉर्म ले ले, है ना? तो अगर मैं केस ले लूं कि मेरे पास एक रॉड है जिससे डीएल वेक्टर हर तरफ एक ही डायरेक्शन में आ जाएगा, सीधी सीधी रॉड ले लेते हैं, उसका मोशन हो रहा है यूनिफॉर्म भी में, है ना? और मैं उसको केवल ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हूं। ट्रांसलेटरी मोशन ही करा रहा हूं मैं। क्या ट्रांसलेटरी मोशन समझते हैं अपन? क्या ट्रांसलेटरी मोशन पता है हमें? यस सर। यस सर। क्या होता है? सर एक ही लाइन में मोशन होता है। तो लीनियर मोशन, रोटेशनल मोशन दोनों साथ में। नहीं, ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब होता है रोटेशन नहीं होता है। अरे नहीं नहीं, ट्रांसलेटरी रोटेशन भी चलता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब सर्कुलर भी चलता है। ट्रांसलेटरी मोशन का मतलब ये होता है कि रॉड के सारे पॉइंट की वेलोसिटी सेम ही है। ऐसा नहीं है कि
किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई दूसरा पॉइंट घूम रहा है, देयर इज नो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रॉड अबाउट एनी पॉइंट ऑफ द रॉड। इस तरह के मोशन को बोलते हैं अपन ट्रांसलेटरी मोशन। इसका मतलब कि ये वाला पॉइंट की वेलोसिटी अगर v वेक्टर दिखाई तो इसकी भी v वेक्टर होगी, इसकी भी v वेक्टर होगी, सभी की वेलोसिटी एक जैसी। जैसे पेन को अगर मैं बोर्ड पे रखूं और मैं इसको ऐसे से चलाऊं, देखो u या फिर u ऐसा, तो आप देख रहे हो इसका मोशन हमेशा अपनी पैरेलल है। ऐसे मोशन को ट्रांसलेटरी बोलती है। ये तो मैंने पढ़ाया था यार आपको, ये मुझको याद आ रहा है यस सर। ना। सर रोटेशन तो फिर हो नहीं होना चाहिए ना? रोटेशन ये होता है, हाँ मतलब रोटेशन नहीं होना चाहिए, सर्कुलर चलेगा, सर्कुलर मोशन चलता है, सर्कुलर भी चलता है, मतलब कि कोई पेन को अगर ऐसा से घुमाए, यस ये सर। सर हो रहा है ना? हाँ? ठीक है। ट्रांसलेटरी मतलब क्या होता है कि हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम, ये मतलब हो जाता है ट्रांसलेटरी का। तो वो जो v वेक्टर है ना, वो भी इंटीग्रेशन के बाहर आ सकता है क्योंकि सेम है। b वेलोसिटी या मैग्नेटिक फील्ड भी बाहर आ सकती है क्योंकि वो भी यूनिफॉर्मली मैंने, और रॉड पूरी एकदम सीधी है, सीधी है, तो छोटे छोटे dl 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 वेक्टर का इंटीग्रेशन मतलब पूरा l वेक्टर हो जाएगा। समझे क्या? यहां से यहां तक का वेक्टर अगर l वेक्टर बोल दूं, वेलोसिटी v वेक्टर बोल दूं, और मैग्नेटिक फील्ड सपोज यहाँ पे कहीं पे b वेक्टर है, तो क्योंकि सब कांस्टेंट है तो बस इंटीग्रेशन dl वेक्टर बचेगा, उसको अपन है ना सिंपली l वेक्टर बोल सकते हैं। तो इस केस का जो ईएमएफ आ जाएगा, हो जाएगा l वेक्टर डॉट v क्रॉस b। एक सीधी सी रॉड है। अब मुझे लगता है आपने वेक्टर में पढ़ लिया क्या ये ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट? अभी तो वेक्टर ही नहीं पढ़ा सर। वेक्टर ही नहीं पढ़ा, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते वेक्टर ही नहीं पढ़ा। 12th में पढ़ा था। सर हाँ आते वही हैं तो। सर। हाँ तो इसको स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कब मैक्सिमम आता है बोलो? कब आता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैक्सिमम? सर इसका प्रोडक्ट करना आता है, मैक्सिमम कब आता है ये नहीं पता। मैक्सिमम कब आता है, जीरो कब आता है? अब देखो ये यही यही समस्या आती है, पता है बच्चों को लगता है फिजिक्स टफ है, फिजिक्स टफ नहीं है, बच्चे ना मैथ करके नहीं आते। सर जीरो Physics तब की- होता है जब v क्रॉस b l के परपेंडिकुलर हो जाता है। यस सर। हाँ वो तो ठीक है, वेरी गुड। और चलो अब बच्चों को पता है ये, देखो सुनो, आपको अगर फिजिक्स टफ लगता है ना तो पहले अपना मैथ स्ट्रॉन्ग करो। जब तक मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं होगा ना तो फिजिक्स ना केमिस्ट्री अच्छे से आएगा। ठीक है, तो मैथ बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो मैथ में कम से कम बेसिक बेसिक चीजें सारी आना चाहिए। तो वेक्टर ट्रिपल, ये जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ये मैक्सिमम होता है जब तीनों तीनों परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। मैक्सिमम में आता है तीनों परपेंडिकुलर। तो तीनों परपेंडिकुलर के केस में आ जाता है सिंपली BLV। वो कब होता है? जब तीनों चीज परपेंडिकुलर हो। इसका मतलब कि रॉड की लेंथ, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर ले लो, ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर। देखो देखिए ये वाला केस की लेंथ ऐसी है, v ऐसा है और b अंदर है, तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर है ना। तो इस समय मैक्सिमम ईएमएफ आता है व्हेन b, l एंड b आर, क्या लिखूं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो तब मैक्सिमम ईएमएफ आता है, वो आ जाएगा BLV। जीरो कब कब आता है बताओ, बोलो? तो बी और जब वी तीनों जब कोलिनियर हो जाए। तीनों कोलिनियर नहीं, कोई भी दो एक ही डायरेक्शन में तो भी चल जाएगा। EMF is zero if any two are in same direction। कोई भी दो एक ही डायरेक्शन में हो तो जीरो आ जाएगा। यस सर। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती थी। चलो तो अब आप अच्छे से और केस सोच सकते हो, वेक्टर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, अब थोड़ा सा मैथ लगा के आप सोच सकते हो। तो एक केस से बताया मैंने, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रॉड चल रही है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो क्या होगा, ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा तो क्या होगा, सब देखते हैं अपन। ठीक है, तो पहले तो बताओ यहाँ सब क्लियर, कोई भी समस्या यहाँ तक? सर एक डाउट है सर। बोलो बोलो। सर कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0 लेते हैं ना?
कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब लेते, कौन से चैप्टर में पढ़ा है आपने? इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। यस सर। समझ गए? यस सर क्लियर है। चलो ये सब नोट हो गया, हटा दूं क्या? नो सर। केसेस लिखना है सर। हाँ लिखो जल्दी से। इमोशनल ईएमएफ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उसमें ईएमएफ आ सकता है, ये हमने अभी समझा। तो अपने जो व्हीकल्स होते हैं, कार, बस, ट्रक, साइकिल, ये सभी अपन मूव करते हैं, अपन जब चलाते हैं तो मूव कर रहे हैं ये, और सब अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं। हमारे आसपास अर्थ की फील्ड है, तो अर्थ की फील्ड में मूव कर रहे हैं तो इन सब में इमोशनल ईएमएफ आ सकता है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आपको इसके लिए पता होना चाहिए कि अर्थ की फील्ड कैसे होती है। चलो नोट हो गया क्या? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। तो अभी हमने पढ़ा मोशनल ईएमएफ के कुछ केसेस समझे अपन ने, अब थोड़ा सा और अच्छे से समझते। तो अभी मैं बता रहा था कि व्हीकल्स अपने आसपास जो मूव कर रहे हैं वो सब अर्थ की फील्ड में मूव कर रहे हैं। तो अर्थ की फील्ड में मोशन करने से इनमें भी मोशनल ईएमएफ आएगा। अब वो कैसे आता है उसको थोड़ा सा समझने के लिए पहले अर्थ की फील्ड क्या होती है वो देखना चाहिए आपको। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या जानते हो आप, ये बताओ सबसे पहले तो मुझे। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के बारे में क्या क्या जानते हो, आपसे पूछ रहा हूं मैं। बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है और अंदर साउथ टू नॉर्थ। कौन सा साउथ कौन सा नॉर्थ, क्या बोल रहे हो यार? साउथ, आपका साउथ का मतलब क्या है? सब हाँ, पोल्स। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ स्फीयर है, अर्थ का एक्सिस है। ओके, अर्थ अपने एक्सिस के ओर घूमती है। अर्थ का घूमने का ये एक्सिस जो होता है, एक जगह अर्थ को कट करता है जहां ऊपर वाला पोल अपन नॉर्थ पोल बोलते हैं। अपन नॉर्थ डायरेक्शन में जाएंगे तो जो पोल आता है वो नॉर्थ पोल। जैसे तुम यहाँ खड़े हो अगर, तो तुम्हारे लिए ये हो गई नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में गए तो नॉर्थ पोल आएगा, और साउथ डायरेक्शन में जाएंगे तो साउथ पोल आता है। अब अर्थ के अंदर मैग्नेट जैसा है ऐसा सोच सकते हैं अपन, अर्थ की फील्ड ऐसी लगती है हमें जैसे कि अर्थ के अंदर मैग्नेट हो। अर्थ के मैग्नेट का जो पोल होते हैं ना, वो नॉर्थ और साउथ पोल पे नहीं होते, वो अलग होते हैं। और अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल होता है, अर्थ के मैग्नेट का नॉर्थ पोल होता है। तो साउथ पोल की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे अंदर की तरफ जाती है, नॉर्थ पोल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ बाहर की तरफ आती है। ठीक है, और ये फील्ड लाइन फिर अपन ऐसे घूमते हुए दिख सकते हैं अपन को, किसी 12 मिनट की फील्ड लाइन जैसे अपन को फील्ड दिखती है ऐसे। ठीक है, तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइन कुछ इस तरह से होती है। किसी भी लोकेशन पे देखिए अगर आप, तो अर्थ की फील्ड है ना, देखो एक एंगल पे दिख रही है, एकदम अर्थ की सरफेस के टेंजेंट नहीं हो। किसी भी लोकेशन पे अगर फील्ड को देखे तो अर्थ की सरफेस के बिल्कुल टेंजेंट पे नहीं हो, एंगल पे दिख रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये दिखाई मैंने, और अर्थ की सरफेस है ना ब्लैक कलर से दिखा रखी है। तो दोनों पैरेलल नहीं है, एंगल पर। तो किसी भी लोकेशन पे, जैसे हम सब यहाँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ पर, जहाँ पे अर्थ की फील्ड जो है वो एकदम ऐसी सीधी नहीं है, अर्थ की सरफेस के पैरेलल नहीं है, एंगल पे। ठीक है, तो किसी भी लोकेशन पे अगर मैं एक वर्टिकल प्लेन बनाऊं, वर्टिकल प्लेन जिसमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है, उस प्लेन को बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन।
मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन वो वर्टिकल प्लेन होता है, वर्टिकल प्लेन तो बहुत सारे बना सकते हैं अपन में, ऐसा वर्टिकल प्लेन, ऐसा भी बना सकते हो, बहुत सारे वर्टिकल प्लेन बना सकते हैं। तो किस वर्टिकल प्लेन में अर्थ की फील्ड है उसे बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन में अर्थ की फील्ड एकदम हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो एक एंगल पे, सपोज ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन थी और ये वर्टिकल डायरेक्शन, तो अर्थ की जो भी फील्ड है वो एंगल पे होती है, और ये जो एंगल होता है ना हॉरिजॉन्टल से, उसको बोलते हैं डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डी। कुछ समझ में आ रहा है? मैं मेरे को तो लग रहा है 12 पढ़े हुए बच्चे हो, तो कुछ तो याद आ रहा होगा, यस सर। है ना? तो जो अर्थ की फील्ड है वो एक एंगल पे होती है, जैसे हमारे आसपास है ना अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, किस एंगल पर है, तो हॉरिजॉन्टल से जिस एंगल पे, उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डी। कुछ जगह पर एंगल ऑफ जीरो भी होता है। जनरली मैग्नेटिक इक्वेटर यहाँ पर है ना, एकदम ये जो अर्थ का मैग्नेट है इसके ठीक परपेंडिकुलर जाएंगे अपन, तो इन लोकेशंस पे एकदम अर्थ की सरफेस के पैरेलल फील्ड दिखती है, वहां एंगल ऑफ डी जीरो भी होता है। और एंगल ऑफ डी पोल पे जाके देखेंगे तो 90 भी होगा, यहाँ सरफेस से बिल्कुल परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड। तो एंगल ऑफ डी पे ना कहीं पे जीरो भी होता है, कहीं पे 90 भी होता है। मैग्नेटिक इक्वेटर पे जीरो होता है, पोल्स पे 90 डिग्री होता है। चलो ये तो कुछ बातें करी अपन ने। अच्छा, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है अर्थ की, इसका एक हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट ले सकते हैं अपन। इसका मैं कंपोनेंट एक वर्टिकल में ले सकता हूँ, जिसको जनरली लोग बीबी लिख देते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले सकता हूँ जिसको बीएच लिख सकता हूँ। तो बी का कॉस डेल्टा कंपोनेंट बीएच हो जाएगा, और बी का साइन डेल्टा कंपोनेंट बीबी हो जाएगा। हमें किताबों में जनरली बीएच और डेल्टा दे देते हैं, तो हमें बीएच और डेल्टा पता हो तो तुम बी भी निकाल सकते हो और बीबी भी निकाल सकते हो। आपको तुम्हें बीएच पता हो, डेल्टा पता हो, तो तुम ये साइड और ये साइड दोनों निकाल सकते हो ट्रिग्नोमेट्री लगा के। ठीक है, तो नॉर्मली क्वेश्चंस में हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दे दिया जाता है। क्या बोलते हैं बीएच को? ये अर्थ की फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, तो वही बोलते हैं बस इसको, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड। ये हमको लोग दे देते हैं नॉर्मली। अच्छा, ये अर्थ की फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, हमेशा हर जगह अपन को साउथ से नॉर्थ की तरफ दिख रहा होता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ दिखता है। तो इसीलिए क्या होता है, कोई मैग्नेट को सस्पेंड करे एक धागे से, थ्रेड से, तो जनरली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहती है ये, क्योंकि अर्थ की फील्ड उसको फोर्स लगा के रखना चाहती है, तो इसीलिए मैग्नेट सस्पेंड होती है हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है। मैग्नेटिक मेरिडियन नॉर्मली नॉर्थ साउथ प्लेन में होता है, नॉर्थ साउथ वर्टिकल प्लेन में होता है। समझ में आई की बात है सब? यस सर। चलो, तो ये सब आप एक बार रिवाइज करना, आप एनसीईआरटी से, अपने स्कूल की बुक जो भी हो आपके पास उससे रिवाइज करना। मुझे जो जो जरूरत थी अभी क्वेश्चंस के लिए वो मैंने बता दिया। अब मैंने बताया व्हाट इज बीएच, व्हाट इज डेल्टा, अर्थ की फील्ड एंगल पे होती है, पोल्स क्या होते हैं, इक्वेटर पे डेल्टा 0 भी होता है, पोल पे 90 भी होता है, काफी सारी इंफॉर्मेशन बताई जो जो जरूरत हो सकती है आपको। तो ये सब आपको याद रखना है बच्चों, ये सब लिखा हुआ है अच्छे से आपके पास, एनसीईआरटी में है, हमारे मॉड्यूल्स में है, तो आप रिटर्न आपके पास है अवेलेबल, तो बस उसको पढ़ लीजिएगा। मतलब अलग से मैं पूरा लिखा हूँ कोई सेंस नहीं है, ये डाटा ही तो है, क्या बार बार लिखा उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये आपकी फील्ड के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन थी, ये इसलिए दे दी क्योंकि मैं क्वेश्चन देने वाला था, तो मैं क्वेश्चन देता हूँ। सर ठीक है, हाँ। फिर नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे क्या हो रहा है सर? मतलब बार मैग्नेट तो एक एंगल पे शिफ्ट है, फिर ये पॉइंट हमने क्यों मेंशन किए हैं? मतलब फिर से बोलो। सर मतलब ये नॉर्थ पोल और साउथ अर्थ का एक्सिस है, ये अर्थ के घूमने का एक्सिस है, अर्थ एक एक्सिस के बाद घूमती है। ठीक है, अर्थ का जो घूमने का एक्सिस होता है वो अर्थ की सरफेस को जहां कट करता है उसे बोलते हैं नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल का मतलब होता है ये जो अर्थ के घूमने का एक्सिस कट करता है। यस सर। समझे? चलो, मैग्नेट के पोल अलग जगह पे होते हैं और घूमने के पोल अलग जगह पे होते हैं, तो ये समझाया। ये जो नॉर्थ पोल है इसको कई बार ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल भी बोलते हैं, और ये मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पर मैग्नेटिक पोल है, समझे? इस जगह मैग्नेटिक पोल है, तो मैग्नेटिक पोल और ज्योग्राफिकल पोल्स अलग अलग होते हैं। यस सर, क्लियर है सर। चलो लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन। an aeroplane is
flying, an aeroplane is flying from south to north. An aeroplane is flying from south to north. Aeroplane is flying from south to north with a speed of 540 km per hour. With a speed of 540 km per hour. अच्छा तेज चल रहा है वो 540 km per hour की स्पीड. With a speed of 540 km per hour. The wingspan of plane is 20 meters. Wingspan of plane is 20 meter. Wingspan क्या होता है? कोई बता सकता है wingspan क्या होता है? बोलो. सर जो आपने ये प्लेन में बनाई हुई है ना वो विंग स्पैन है. विंग स्पैन होता है विंग्स के कॉर्नर्स के बीच की डिस्टेंस. ये विंग स्पैन मतलब विंग्स की टोटल लेंथ. विंग स्पैन. ठीक है. दिस इज 20 मीटर. इट इज गिवन टू यू. Angle of dip at this location is 30 degree. Angle of dip at this location is 30 degree. Angle of dip at this location is 30 degree. And horizontal component of earth field, angle of dip at this location is 30 degree. And horizontal component of earth field is 0.5 Gauss. Is 0.5 Gauss. 0.5 Gauss. Find motional EMF induced in wings of plane. Find motional EMF induced in wings of plane. Plane के wings में कितना motional EMF आ रहा है? Find motional EMF induced in wings of plane. Motional EMF induced in wings of plane. करिए. प्लेन के विंग्स के बीच में कितना ईएमएफ आ रहा है? करिए ट्राई. सर वेलोसिटी कितना था? क्या? वेलोसिटी रिपीट कर दीजिए. 540 किलोमीटर पर आवर. प्लेन की वेलोसिटी दी गई थी आपको 540 किलोमीटर पर आवर. यस. हो गया? चलो नवदीप का आंसर आया मेरे पास. वेरी गुड नवदीप. सबसे पहले तो देखो प्लेन की वेलोसिटी क्या दी है? 540 किलोमीटर पर आवर. क्या ये एसआई यूनिट्स में है? नो. क्या ये एसआई यूनिट्स में है? नो. इसको एसआई में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे.
तो मीटर पर सेकंड में कितनी आएगी ये? 200. हाँ 15. कितना आएगा? 200. 200 15. 150 आएगा ना? है ना? चलो 150 आया। उसके बाद अब ये किस डायरेक्शन में दी गई थी? क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में दी गई थी वेलोसिटी? बताइए। प्लेन किधर जा रहा था? Horizontal. हॉरिजॉन्टल किधर जा रहा है? साउथ टू नॉर्थ सर। साउथ टू नॉर्थ जा रहा है प्लेन। प्लेन जा रहा है साउथ से नॉर्थ डायरेक्शन में। अच्छा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो भी इसी डायरेक्शन में होता है। अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, बताया था ना, ये हॉरिजॉन्टल में है और इसकी भी डायरेक्शन मैंने बताई थी ना, साउथ से नॉर्थ ही होती है नॉर्मली। तो साउथ से नॉर्थ ही तो मैग्नेटिक फील्ड भी है और वेलोसिटी भी साउथ से नॉर्थ है। सही है? तो दो चीज पैरेलल हो गई देखो। तो मोशन इमेज क्या आएगा? बोलो। 0. 0। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड से मोशनल इमेज 0 आ रहा है। अर्थ की फील्ड के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से मोशनल इमेज 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और हॉरिजॉन्टल अर्थ की फील्ड एक ही डायरेक्शन में है। ये समझ में आया? Yes sir. Yes, चलो, sir. लेकिन अर्थ की फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है जो हम निकाल सकते हैं। जरा यहाँ पे देखो, डिवाइड करो अगर, तो BV बाय BH वो जाएगा tan डेल्टा, या BV हो जाएगा BH tan डेल्टा। तो अर्थ की फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी तो होता है। वर्टिकल में फील्ड हो जाएगी BV इंटू tan डेल्टा, tan 30 1 बाय रूट 3, तो 0.5 बाय रूट 3। अच्छा, गॉस को टेस्ला में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁴ टेस्ला। 1 गॉस इज 10⁻⁴ टेस्ला, तो टेस्ला में कन्वर्ट कर लो, एसआई में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ये फील्ड तो वर्टिकल है BV, तो ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर हो गई ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, और प्लेन की विंग्स की लेंथ भी इसके परपेंडिकुलर है। तो तीनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर वाला केस आ जाएगा। Yes sir. तो आप ईएमएफ क्या बोल सकते हो? जब बी एल भी तीनों परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या लिखते हैं अपन? VBS. हाँ, तो बी कितना है? मैग्नेटिक फील्ड कितनी है? 0.5 बाय रूट 3 इंटू 10⁻⁴। एल कितना है? लेंथ कितनी बताई थी? 20 मीटर, और वेलोसिटी कितनी दी थी? 150 मीटर पर सेकंड। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट योर आंसर। चलो, तो मल्टीप्लाई करके बताइए मुझे क्या आ रहा है फटाफट। सर ये हाँ, वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड आएगा या डाउनवर्ड आएगा? वर्टिकल कंपोनेंट अर्थ की फील्ड का पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नीचे की तरफ रहता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ जो हेमिस्फीयर है, उसमें अर्थ के मैग्नेट का साउथ पोल है, तो वहां पर है ना मैग्नेटिक फील्ड लाइन नीचे की तरफ झुकी हुई रहती है। ठीक है? और सदर्न हेमिस्फीयर में देखेंगे अगर अपन, तो वहां मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, तो वहां फील्ड लाइन ऊपर की तरफ जाती है। यस तो इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो नीचे की तरफ होता है। इन सदर्न हेमिस्फीयर ये ऊपर की तरफ होता है। ये अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी पिछले साल ये 2019 में इसमें आया था अपने क्या कहते हैं, नीट में आया था क्वेश्चन ये। चलिए, तो आपने निकाल लिया होगा अब तक तो ईएमएफ कितना आ रहा है। तो ये अपन ने केस देखा मोशनल ईएमएफ के क्वेश्चन का। वैसे कई क्वेश्चंस बन सकते हैं मोशनल ईएमएफ पे। मैंने आपको मोशनल ईएमएफ का एक क्वेश्चन पहले भी करा चुका हूं, है ना। अब एक थोड़ा सा मैकेनिक्स को इन्वॉल्व करते हैं। मोशनल ईएमएफ क्या होता है अपन पढ़ चुके हैं। अभी अपन ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज और चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैकेनिक्स इन्वॉल्व कर लूं। मैंने आपको बताया था कि ये जो ईएमआई चैप्टर है, इसमें मैकेनिक्स भी अच्छा खासा इन्वॉल्व हो सकता है। तो मैं क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मैकेनिक्स इन्वॉल्व करने वाला हूँ, काइनेमेटिक्स वगैरह सब इन्वॉल्व कर दूंगा मैं। चलो, देखिए, देखिए एक हमारे पास ये मेटल वायर फ्रेम है जिसपे एक रॉड रखी है। अपने थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन करा था। रॉड की लेंथ मैंने आपको एल दे दी है। एक्चुअली वायर फ्रेम्स के बीच की जो डिस्टेंस है ये एल है।
वायर फ्रेम के बीच की डिस्टेंस L है, ठीक है। ये कंडक्टिंग है सारी चीजें, दिस इज कंडक्टिंग रेल्स और कंडक्टिंग रॉड, कंडक्टिंग रॉड। अब क्या हुआ है, पूरा स्पेस जो है, पूरी चीजें जो है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। पूरा स्पेस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में है। ये यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस क्रॉस दिखा रहा हूँ, मतलब नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे नीचे की तरफ है। कितनी है, बी, मैग्नेटिक फील्ड बी है, पूरे स्पेस में नीचे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है बी। अब क्या हुआ, T0 पर रॉड is pulled with constant force F. T0 पर रॉड को कांस्टेंट फोर्स F लगा के पुल करना चालू कर दिया। इस तरह F फोर्स लगाया जा रहा है रेल्स के पैरेलल, F फोर्स लगाया जा रहा है रेल्स के पैरेलल, मतलब ऐसी दो रेल है, उस पर एक रॉड रखी थी, रॉड को रेल्स के पैरेलल इधर खींचा जा रहा है विथ फोर्स F। T0 से स्टार्ट करा है, कोई शुरू में कोई वेलोसिटी थी नहीं रॉड की। अब आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ रॉड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताइए, रॉड को पुल करना स्टार्ट करा है T0 पर, शुरू में कोई वेलोसिटी थी नहीं उसकी। अब आपको बताना है रॉड की वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम क्या आएगी। करिए। सर मैग्नेटिक फील्ड बस वहां तक ही है ना जहाँ पे आपने लिखा है? मैग्नेटिक पूरे स्पेस में, और वो रेजिस्टेंस R है वहां पे। ओके सर। रॉड का मास का M ले लो। लेंथ भी L है ना? हाँ, रॉड की लेंथ भी L है, रॉड का मास M है, रॉड की लेंथ L है, मास M है, ये रेजिस्टेंस R है, और मुझे तो लगता, और बाकी तो कोई जरूरत नहीं है। ग्रेविटी नीचे की तरफ है G, तो आपको ग्रेविटी का नॉर्मल ऐसा कुछ लग रहा होगा यहाँ पे, मतलब रॉड पे नॉर्मल वो सब देख सकते हो। फ्रिक्शन लेस है, स्मूथ है, स्मूथ रेल्स है, कोई फ्रिक्शन नहीं है रेल्स पर, फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं करा अभी मैंने। करिए। एक क्वेश्चन, एक आंसर आया मेरे पास, Ft/m = V। गलत, बिल्कुल गलत जवाब। चलो क्वेश्चन को थोड़ा सा आसान करता हूं आपके लिए। ये सेकंड पार्ट है, पहला पार्ट ये बताओ रॉड में करंट कितना आएगा, इंड्यूस करंट व्हेन वेलोसिटी ऑफ रॉड इज v। जब रॉड की वेलोसिटी v हो गई है तब उसमें इंड्यूस करंट क्या आएगा। थोड़ा आपके लिए आसान कर दिया, बताओ किसी समय रॉड की वेलोसिटी v है तब इंड्यूस करंट क्या आएगा, बताओ। ये तो बहुत आसान है यार, ये बता सकते हो आप, ये तो हम कर भी चुके। बोलो। तुम्हें यह बिल्कुल सही, तुम्हें किसी समय t पर रॉड की वेलोसिटी अगर v है, इधर फोर्स लगा रहे तो इधर ही वेलोसिटी आ गई होगी। लेट किसी समय t पर ये डायग्राम है, रॉड की वेलोसिटी v है, तो रॉड में आने वाला है मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन क्या होती है, वो मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन जब भी निकालना हो आपको तो v क्रॉस b के अलॉन्ग होती है। याद करो अपन ने L वेक्टर डॉट v क्रॉस b लिखा है, तो जो v क्रॉस b की डायरेक्शन है उसी में जब L वेक्टर होगा तो पॉजिटिव आएगा। तो मोशनल ईएमएफ की डायरेक्शन v क्रॉस b के अलॉन्ग है, हमने L डॉट v क्रॉस b डायरेक्शन के साथ ही लिखा था मोशनल ईएमएफ। तो v इधर, v अंदर, v क्रॉस b ऐसा आने वाला है, मतलब इधर मोशनल ईएमएफ आएगा। तो इस रॉड में मुझे ऐसा ईएमएफ जनरेट होते दिखेगा जिसको अपन बोल सकते हैं BLV, ठीक है। ईएमएफ BLV आने वाला है तो रेजिस्टेंस R है, तो करंट आने वाला है BLV/R। ये समझ में आया क्या, बताइए जल्दी। यस सर। है ना, ये आने वाला है मोशनल ईएमएफ, और उसको डिवाइड कर दिया रेजिस्टेंस से तो करंट। अच्छा, एक करंट की डायरेक्शन क्या आएगी,
करंट मेरे हिसाब से तो ऐसा आना चाहिए, सही है क्या? यस सर। ठीक है, तो मैं आई लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि करंट की डायरेक्शन समझ में आए आपको। अच्छा, इस रॉड में अगर करंट है तो करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड में रखी है, आपने एमएससी पढ़ा है, करंट कैरिंग रॉड मैग्नेटिक फील्ड है, क्या होगा? करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड, बोलो क्या होगा? IL भी sin लगे। थीटा, फोर्स लगता है, कितना लगता है? IL भी sin थीटा। आई एल बी साइन थीटा, ये मैग्नीट्यूड है बेटा, हमेशा वेक्टर फॉर्म में याद रखना चाहिए, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। तो एल वेक्टर और बी वेक्टर सोचो, एल वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर Yes, sir. नीचे, एल वेक्टर अंदर की तरफ है, देखो बी नीचे, एल क्रॉस बी पीछे आने वाला है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स पीछे आने वाला है, समझ में आया ये? सर पर इनिशियली ये फोर्स तो लगेगा ही नहीं ना। इनिशियली नहीं लगेगा, अपन तो किसी समय ठीक की बात कर रहे हैं ना, जब रॉड की वेलोसिटी आ चुकी है। यस सर। किसी समय टी पर रॉड पे मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, कितना लगेगा? इतना लगेगा मेरे हिसाब से, सही है क्या? यस सर। अरे एल और बी परपेंडिकुलर है ना, तो ये आ जाएगा ना मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स, तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ जाएगा आई की वैल्यू डाल दो बी एल बी बाय आर इंटू एल बी। तो अब देखो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी है थोड़ी देर बाद रॉड पे, तो थोड़ी देर बाद अगर रॉड को देखेंगे तो उस पर दो फोर्स है, तो रॉड पे क्योंकि दो फोर्स है इसलिए उसका जो एक्सेलरेशन आएगा वो क्या लिखेंगे थोड़ी देर बाद, बोलो? जो आगे फोर्स लग रहा है माइनस जो पीछे लग रहा है, पीछे कितना लग रहा है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाय आर, ये होगा ना एक्सेलरेशन, डिवाइड बाय मास, डिवाइड बाय मास। क्या मैं सही लिख रहा हूँ? Yes, sir. है ना, मैंने ये जो फोर्स था मैग्नेटिक फील्ड का, इस एफ में से मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स सब्ट्रैक्ट करा, नेट फोर्स आया, नेट फोर्स बाय मास करके एक्सेलरेशन लिख दिया, सही है क्या? Yes, sir. ध्यान से देखो इस एक्सेलरेशन को, ये तो वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, 0 आना चाहिए। अरे एक्सेलरेशन dv बाय dt लिख सकता हूं, वो आ जाएगा f बाय m माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाय m इंटू आर इंटू वी। तो एक्सेलरेशन क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, तो हम अगर वेलोसिटी निकालना चाहते उधर dt ले जाओ, इस एक्सप्रेशन को नीचे लाओ, इंटीग्रेट कर लो, इधर इसका इंटीग्रेशन, उधर सिर्फ dt बच गया, उसका इंटीग्रेशन, समय t बराबर 0 पर वेलोसिटी v बराबर 0 थी, इसी टाइम t पर वेलोसिटी v हो चुकी है, दोनों साइड करिए इंटीग्रेट, प्रॉपर लिमिट्स लगाइए, आपको मिल जाएगा वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। बताइए समझ में आया क्या क्वेश्चन ये? सर वेलोसिटी तो एक टाइम पे कांस्टेंट हो जाएगी। अभी आपको, हाँ बहुत समय बाद कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने, काफी समय बाद जब देखेंगे ना तो वेलोसिटी, इसमें एक्सप्रेशन जो आएगा वेलोसिटी का उसका ग्राफ में बना के दिखाओ अगर तुमको, तो वेलोसिटी का कुछ ऐसा ग्राफ आने वाला है, ये एक समय बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा आपने, जब दोनों फोर्स बराबर हो जाएंगे, धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी बढ़ेगा, और अल्टीमेटली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स बराबर, तो वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, बिल्कुल सही कहा, समझे कुछ? यस सर। तो बताओ क्वेश्चन कैसा था, मिक्स था ना काफी चीजें इसमें? यस सर मस्त। इसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी सोचा बीएलबी लगाने के लिए, इसमें करंट से मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता है तो एमएसी का कॉन्सेप्ट भी लगा, फिर एक्सेलरेशन लिखना, फिर एक्सेलरेशन इंटीग्रेट करना, काइनेमेटिक्स भी लग गया, थोड़ा एनएलएम भी लग गया, एक तरह से फोर्स बाय मास करना, तो काफी चीजें इन्वॉल्व है इसमें। मैं फ्रिक्शन भी लगा सकता हूँ क्वेश्चन में, तो फ्रिक्शन भी लग सकता है, यहाँ पे मैं फ्रिक्शन दे दूं, सर्किट भी दे सकता हूँ मैं इसमें, बैटरी वैटरी लगवा के, है ना, मैं बैटरी भी दे दूं क्वेश्चन में तो एक तरह से सर्किट भी सॉल्विंग में लग जाएगी, मैं कैपेसिटर भी घुसा सकता हूँ, मैं इनफाइनाइट चीजें कर सकता हूँ यहाँ पे, तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन जाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। और करना क्या है, बेसिक से एनालाइज करके करना है हमेशा, हर क्वेश्चन को करने के पहले आप सोचो कि अभी जो सिचुएशन थी उससे थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो सारी चीजें सोचो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी सोचो होगा, उससे करंट में भी चेंज आएगा, है ना, हर चीज सोचो, तो आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे।
चलिए अब ये क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे से, इसको एनालाइज करना कैसे करा है, समझना अच्छे से। कोई भी दिक्कत आए तो पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में। फिर अभी अपना ऑफिशियल टाइम से थोड़ा ऊपर ही हो गया है, तो अभी मैं रुकता हूँ बस। क्लियर? और आप रेस देखिएगा, अब शायद 2-3 रेस हो जाएगी आपकी, यस सर। है ना।